हम मौजूदा झज्जर में हमारे साथ खास मेहमान नरेश बादली दान पैदान के मोहताज नहीं है। चौटाला इनेलो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, नेता, जुझारू वक्ता चौटाला पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। इनेलो पार्टी को नरेश शर्मा पूर्व विधायक बादली से छोड़ चुके हैं। आज क्या बात है, अभी कुछ मेवा खाने का मौका आया और ऐन चुनाव के समय आके जिसमें आप उनको जरूरत थी, आपको यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे और नरेश शर्मा जी पार्टी को छोड़ के चले गए चुपचाप। पार्टी को छोड़ कर वो जाना होता है जो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले और अपनी पार्टी से बदखिलाफी करे और दूसरी में आस्था जगा दे। ना मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ, ठीक है, ना किसी की बुराई काट चले जाएंगे अभी नहीं जाऊंगा, बाकी है। आप मेरे से शपथ पत्र ले लो। लोग तो झूठे शपथ पत्र देते हैं पर मैं सच्चा दूंगा। मैं फिलहाल किसी पार्टी में नहीं जा रहा। अटकलों का बाजार ये भी गर्म है। लोग कहते हैं का इतना प्रभाव नहीं है, चौटाला पार्टी का इतना प्रभाव नहीं है बादली विधानसभा इधर इस क्षेत्र में, तो डरते हुए पार्टी छोड़ी अपने हार के कारण। अभय सिंह चौटाला से प्रभावित होकर हमें इनेलो पार्टी में भाई अभय सिंह के साथ दिया और उसने हर मोड़ पर किसान हित की बात करी और त्याग और बलिदान का परिचय दिया। आप बादली से चुनाव लड़े, विधायक बने, निसंदेह आपका तुक्का लग गया उस समय कहीं न कहीं। मैं 2 बार जीत रहा, निर्दलीय जीते, तुक्का कर लग गया। वो पेच फंस गया था। पेच क्यों कर फंस गया? जन समर्थन मिला, सराखों पर बैठाया। अगर आप चुनाव लड़ते हो तो आराम से जीत जाएंगे, वो ये कहते हैं। इनको तो लेके आइए फाइट में, वो तो उनकी आत्मा जाना है ना। ये तो नौटंकी दुनिया कर है, केवरा के करेंगे। वो तो अपनी असफलता से ध्यान बटाने के लिए अलूल जलूल अनरगल बातें कर रहे हैं। और अगर कुछ किया तो सबसे पहले अगर एक लेस मात्र भी मानवता है तो 25 करोड़ रुपए मिलने की गारंट है। नहीं आए तो आपकी असफलता क्यों नहीं आए, आए तो कितने खाए और कितने कहां लगाए। कांग्रेस पार्टी हिसाब मांग रही है, पहले अपने एमएलए का तो हिसाब दिवा दो, हिसाब ले भी लो और हिसाब दे भी दो। रिलायंस के एजेंट के रूप में बादली विधानसभा का एमएलए काम कर रहा है। सिर्फ आपको दलाली और कमीशन और रिलायंस दिखाई देता है, हल्का बादली दिखाई नहीं दिया। झूठ बोलने में लिप्त रहे। साहब क्या बात है, धनखड़ के साहब आज अच्छी ट्यूनिंग में बात कर रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आया। आप आज उगलते थे। मैं को सामूहिक में कुलदीप जी भी मिलते हैं, धनखड़ जी भी मिलते हैं, दीपेंद्र जी भी मिलते हैं, कुलदीप जी वो भी मिलते हैं और दीपेंद्र जी। हाँ, पीपीपी ग्रुप, पीपीपी तो हो गया है, वो तो जी पीपीपी। हाँ, पिता पुत्र लिमिटेड कंपनी। हाँ, है नहीं, आपने कहा नहीं जीतेंगे, धूल कौन मना कर रहा है? 3.5 लाख से जीत के जनता का फैसला है। क्या बात है, फैसला मुड़ गया सराखों पर। अपने आप की बार त्याग कर दिया, ओम प्रकाश धनखड़ को जिता देंगे, उनकी मदद कर देंगे, ऐसा ही है कुछ। गुलिया खाब कहती है आप चुनाव लड़िए तैयार है 100%। कहती है निर्दलीय लड़िए तैयार है 100%। ये कहेंगे कूड़ में बैठ जाओ चुपचाप 100%। ये कहेंगे धूप में खड़ा हो जाए एक टांग पर 100%। सबसे बुरा कार्यकाल किसका मानते हो आप? कुलदीप वत्स का। क्यों? झूठा नंबर 1, बकवासबाजी, झूठी घोषणाएं, हर गांव में पैसे बोले, किसी में जा नहीं रहे। 25 करोड़ का घोटाला कर दिया। सबसे भ्रष्ट, सबसे घटिया, सबसे बोगस एमएलए कुलदीप वत्स। हम इंटरव्यू कर रहे थे कुलदीप वत्स को, उन्होंने कहा कि मैंने लगभग 50 गांव में जाके बाकायदा नशा बंद करवाया है और गुंडों को जेल के अंदर करवाया है और मुझे बुरी जान का भी खतरा कुछ नहीं, मारे तो नहीं बिकने दूंगा। और एक दूसरा जन्म मिल लिया, क्या हो गया था भाई? खांसी खुर्रे कोरोना दुनिया को है, मेरे भी हुआ था। पुनर्जन्म क्या हो गया होगा बताइए? साबी नदी में डूब गया था वो, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। कौन से 50 गांव में गया एमएलए बने, पीछे 50 गांव देखे नहीं आज तक। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूदा झज्जर में हमारे साथ खास मेहमान नरेश बादली दान पैदान के मोहताज नहीं है। चौटाला इनेलो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, नेता, जुझारू वक्ता, लेकिन आज वक्ता को पता नहीं क्या हो गया, क्या सांप सूंघ गया।
बड़े बड़े मंचों से बड़ी तारीफ की है, बहुत कसीदे पढ़े हैं उन्होंने बड़े बड़े मंचों से। और आज चौटाला पार्टी का एक विकेट और गिर चुका है, इनेलो पार्टी का बहुत बड़ा स्तंभ, क्योंकि वाद और विवाद जहां होता था नरेश राव वहां एंट्री करते थे और कहीं न कहीं चौटाला परिवार के साथ स्तंभ की तरह खड़े रहते थे और चाहे कहीं भी आवाज उठाना हो मुखर होकर आवाज भी उठाते थे। लेकिन चौटाला पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, इनेलो पार्टी को नरेश शर्मा पूर्व विधायक बादली से छोड़ चुके हैं आज, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चौटाला पार्टी में चुनाव के समय ऐसा क्या हुआ, क्या कहीं से ऑफर मिला है बीजेपी या कांग्रेस से, क्योंकि चौटाला पार्टी की वो हवा फिलहाल दिखाई नहीं दे रही इनको, और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर होगी चुनाव की। तो कहीं न कहीं क्या लगता है कहीं बड़ा ऑफर मिला है ये नरेश शर्मा जी, और आप चुनाव लड़ लीजिए आके, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। आपका भी झज्जर और निवास स्थान आपका ही निवास है, ये पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से तमाम के तमाम दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। पूरा हरियाणा प्रदेश भारत देख रहा है आपको जी, क्या बात है। अभी कुछ मेवा खाने का मौका आया और आपने चौटाला पार्टी की इतनी बड़ी खून पसीने सींचा, 5 साल तक साथ खड़े रहे और ऐन चुनाव के समय आके जिसमें आप उनको जरूरत थी आपको यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे और नरेश शर्मा जी पार्टी को छोड़ के चले गए चुपचाप। मैं तो कहीं नहीं, हाँ, पार्टी को छोड़ कर वो जाना होता है जो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले और अपनी पार्टी से बदखिलाफी करे और दूसरी में आस्था जगा दे। मैं भिन्न भिन्न पार्टियों के ऑफर आए हैं लेकिन मैंने सबको मना कर दिया और मैं अपने पारिवारिक स्थितियों के अनुकूल, मेरी कोई घरेलू समस्याएं हैं उनके मद्देनजर देखते हुए मैं पार्टी से आज अपने जो मेरे को जो दायित्व सौंपा था, जो पद दिए थे, उनका निर्वाह करने में सक्षम नहीं हूं। इसलिए ना किसी से कोई शिकवा ना शिकायत है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कोरोना काल से लेकर किसान आंदोलन में त्याग और का परिचय का हर तरह से बलिदान का जो परिचय दिया वो सराहनीय रहा है और हमारे को जो उसने मान सम्मान दिया सदैव उनके आभारी है और अपने भाई की तरह उन्होंने रखा। और ये नहीं है कि मैं उस पार्टी में कोई कमी नोकस निकाल कर किसी पार्टी में जा रहा हूं। मेरी अपनी घरेलू परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां इजाजत नहीं दे रही, इसलिए मैं मजबूर होकर अपना जो दायित्व सौंपा है उसका निर्वाह करने में असफल हूं और मैं किसी पद का निर्वाह नहीं कर सकता, तो अपने आप को उस पर बने रहना और थोपने का काम मैं नहीं करना चाहता। आप तो इसलिए शर्मा जी ना मैं किसी पार्टी में जा रहा हूं, ठीक है, ना किसी की बुराई काट चले जाएंगे अभी नहीं जाऊंगा, बाकी है। आप मेरे से शपथ पत्र ले लो, लोग तो झूठे शपथ पत्र देते हैं पर मैं सच्चा दूंगा। मैं फिलहाल किसी पार्टी में नहीं जा रहा, तो किसी पार्टी की मदद करेंगे, पट्टा लिखवा नहीं सकते, लेकिन मैं फिलहाल किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा और अपने भाइयों के बीच में रह के जो मेरे से बन पाएगा सेवा करता रहूंगा और मैं यही रहूंगा। नरेश शर्मा जी कहते हैं किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। शर्मा जी इन्होंने 5 साल तक धरातल पे तैयारी की है, घर घर तक पहुंचे हैं, आम जन तक पहुंचे हैं और चुनाव के समय आके ये कहते हैं हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। ये तो थोड़ी सोचने वाली बात है। जब पेड़ लगाया और फल खाने का समय आता उस समय कहते हैं हम नहीं जाएंगे, किसी पार्टी की मदद करेंगे नीचे नीचे या फिर अंदरूनी कारण क्या रही है तो आप जाने, या इनको ये देखा कि वोट बैंक नहीं है आपके बार शर्मा जी और यहाँ से आपको हार का सामना करना पड़ेगा। अटकलों का बाजार ये भी गर्म है, लोग कहते हैं अब की बार हार जाएंगे, आपका इतना प्रभाव नहीं है, चौटाला पार्टी का इतना प्रभाव नहीं है बादली विधानसभा इधर क्षेत्र में और आपका कोई ज्यादा वजूद नहीं रहेगा यहाँ से और आप टैग लगवाना नहीं चाहते अब की बार फिर हार का, तो डरते हुए पार्टी छोड़ी अपने हार के कारण। ये तो देखिए भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, मैं ज्यादा लुका छुपी की राजनीति करने वाला व्यक्तित्व तो नहीं रखता। मैं स्पष्ट और स्पष्ट बता देता हूँ आपको कि मैंने जो राय शुमारी की है, मैं अपने शुभ चिंतकों से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने भाइयों से मिले हूं, उन्होंने मेरे को एक ही बात कही है कि भी अगर
हमारा 30-36 बिरादरी की एक बहादुर खाप है, गुड़िया खाप, वो जो फैसला लेंगे उसके ऊपर फूल चढ़ाने हैं और आपने साथ देना है खाप का। और पार्टी तो छोड़ मैं इसलिए रहा हूं, मेरी कुछ परिस्थितियों के अनुकूल मजबूरियां है और ये किसी को नहीं पता कौन हार जाएगा कौन जीत जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर मेरी खाप के अंदर 30 गांव में 36 बिरादरी में कोई प्रभावशाली पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी जिसका वजूद हो, वो टिकट देगी तो राजनीति से ऊपर उठकर मैं आपका खाप का जो आदेश होगा उसकी मदद करूंगा। 36 बिरादरी में कोई भी भाई हो, और आपको टिकट देगी तो? मेरे को टिकट देगी तो झोली पसारूंगा, अपने भाइयों का आशीर्वाद लूंगा, लेकिन मेरे को देगी कौन? मैं तो कट्टी और पतंग हूँ, कहीं से तो मेरा तो कोई वजूद नहीं, कहीं तो बातचीत चल रही हो? कोई बातचीत नहीं, दीन और ईमान से बता रहा हूं। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस से बातचीत चलती रही, ऑफर आती रही और मैंने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि मेरे सबसे बड़ी पार्टी, वहीं से मेरा उत्थान होया, उन्हीं के रहमोकरम पर मेरी राजनीति चली। गरीब परिवार का, कति साधारण परिवार का, गरीबी से पीड़ित आदमी था मैं और मेरे भाइयों की मेहरबानी से यहां तक पहुंचा हूं और जो कुछ देन है वो मेरे भाईचारे की, मेरे भाइयों की है। बादली विधानसभा विशेषकर 30 गांव गुड़िया खाप की मेहरबानियों पर मेरी राजनीति चली है, उन्हीं के रहमोकरम पर मैं यहां तक आया हूं। ऐसे तो बहुत सारे लोग नकल करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। गुड़िया खाप 4.5 साल पहले कहाँ चली गई थी गुड़िया खाप की? उस समय आपको क्यों नहीं कहा? चुनाव के समय आके शर्मा जी को बोला आप चौटाला पार्टी को छोड़ दीजिए, गया था, फिर आपने छोड़ी क्यों नहीं? सुनो मैं बताऊंगा। गुड़िया खाप यही थी, मैं भी यही था। हाँ। अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में त्याग और बलिदान का परिचय दिया, कोरोना काल में लोगों की मदद की, हर मंडी का दौरा किया, किसानों की फसल नहीं बिक्री थी, सरकार को मजबूर किया और हर किसान का एक एक दाना बिकवाने का काम किया और उससे प्रभावित होकर हमें नेलो पार्टी में भाई अभय सिंह के साथ दिया और उसने हर मोड़ पर किसान हित की बात करी और त्याग और बलिदान का परिचय दिया। बाकी पार्टी की मंशा अच्छी थी बीजेपी की, ये कहते चौटाला साहब ने मजबूर किया क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस था। चौटाला साहब अभी का इतना तो कोई खास वजूद मुझे पिछली बार लगा नहीं कि वो सरकार को मजबूर कर सके, सड़क पे ला सके या उनको ऐसा काम करने पे मजबूर करे। लेकिन शर्मा जी कह रहे हैं तो मान लेते हैं इनकी बात। सर जी, जदर की राजनीति पे आते, बादली की राजनीति पे आते हैं। आप बादली से चुनाव लड़े, विधायक बने, निसंदेह आपका तुक्का लग गया उस समय कहीं ना कहीं? मैं 2 बार जीत रहा, निर्दलीय जीतो, तुक्का कर लग गया। लोग कहते हैं। कौन कहे? वो पेच फंस गया, ले ने मेरी शहर वो पेच फंस गया था। पेच तो फंस गया तो और भी तो उठे थे, पेच जब ना फंस गया पार्टी ने भी समर्थन दे दिया और मैं टिकट ले लिया। अरे मेरी तमाम के तमाम नेता खता पकड़े थे, पेच के ऊपर फंस गया, जन समर्थन मिला, सराखों पर बैठाया। जो 7 जन्म अपने भाइयों का आभारी हूँ और उनका शान कभी उतर नहीं सकता मेरे से। फिलहाल जो प्रत्याशी है वो कहते हैं कि अब की बार चुनाव लड़ाइए तो सही, हम तो प्रसाद बांटेंगे। शर्मा जी अगर हमारे सामने चुनाव लड़े तो वे तक प्रसाद बांटेंगे। ये कौन के प्रसाद बांटेगा ये तो आने वाला टाइम बताओगा। अगर आप चुनाव लड़ते हो तो आराम से जीत जाएंगे, वो ये कहते हैं। इनको तो लेके आइए फाइट में, वो तो उनकी आत्मा जाना है ना। ये तो नौटंकी दुनिया करे है, केवरा के करेंगे। वो तो अपनी असफलता से ध्यान बटाने के लिए अलूल जलूल अनरगल बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जनाब हर मोर्चे पर असफल नहीं हुए? क्या जनाब जब आए थे तो अपना जनाधार जान पहचान करने के लिए रैली जलसे छोटे मोटे प्रोग्राम थे, जिन बच्चों के हाथ में किताब कापी पेन होना चाहिए, जिनके लिए अच्छी शिक्षा के प्रबंध होने चाहिए, जिनके लिए खेल का वातावरण पैदा करना चाहिए। हमारे को स्टेडियमों में डम्बल, खेल का सामान, जूते, ड्रेस, जो भी समय समय पर जो हम सहायता करते रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हमने दिए हैं। और मैं स्पोर्ट्स का, फुटबॉल का चेयरमैन भी रहा हूं। जनाब को तो बातें बनानी आती है, झूठ बोलनी आती है, जितनी मर्जी बोले, बिना हड्डी की जीभ है। 2 दिन पहले शर्मा जी फाइट करके सड़क मैंने बनाई, बीच में फूलों का गुलदस्ता, सारी झूठ है। हर गांव में हर गांव में ओपन जिम है। गुड़िया खाप के क्रांतिकारी युवकों ने जहांगीरपुर बस स्टैंड पर धरना दिया और सरकार को घुटनों के बनाना पड़ा और इससे अलावा एक रोड और भी मंजूर करवाया। और हमने भी अपने भाइयों का आशीर्वाद लिया, वहां बुजुर्गों से जाकर और खुला समर्थन किया और सरकार ने 2 बार इसका उद्घाटन किया। एक बार हमारा छोटा भाई है संजय, उसने किया क्योंकि उनका जो
नेता था, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री था। और फिर भाई ओम प्रकाश धनखड़ न करया, इनका कोई नाम निशान नहीं था, झूठ बोल रहे हैं। और अगर कुछ किया तो सबसे पहले अगर एक लेस मात्र भी मानवता है तो 25 करोड़ रुपए एमएलए की ग्रांट है। नहीं आए तो आपकी असफलता क्यों नहीं आए, आए तो कितने खाए और कितने कहां लगाए, उसका श्वेत पत्र जारी करें, उसकी कॉपी लेकर हम गांव गांव जाएंगे और भाईचारे से पूछेंगे कि भी क्या ये पैसे आपके गांव में लगे हैं। अगर नहीं लगे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी हिसाब मांग रही है, पहले अपने एमएलए का तो हिसाब दिवा दो, हिसाब ले भी लो और हिसाब दे भी दो। ठीक है, हमारे साथ नरेश शर्मा, पूर्व विधायक बादली से। चौटाला का टैग हटा देते हैं इनलो पार्टी का से हम, क्योंकि पूर्व विधायक चौटाला पार्टी इनलो पार्टी बोलते थे, लेकिन आज पार्टी का हम टैग हटाते हैं। ये निर्दलीय हैं, आजाद पंछी हैं, अब हवा में कहीं उड़िए, खुली सांस लीजिए, किसी में कोई बंधन नहीं रहा है, अब बंधन मुक्त हो गए हैं शर्मा जी। अब पता नहीं कहाँ जाएंगे, कौन सी पार्टी में, या चुनाव लड़ेंगे तो समय बता पाएगा सही। तो शर्मा जी, कुल जी बस आजकल एक इंटरव्यू देख रहे हैं हम, हर जगह उनका चल रहा है, यहाँ से विधायक भी हैं बादली से ही, वो सिर्फ जहाँ भी कोई काम की बात आती है, ओम प्रकाश धनखड़ ने नहीं होने दिया, ओम प्रकाश धनखड़ ने हमारा काम रुकवा दिया, ओम प्रकाश धनखड़ ने हमारे पैसे रुकवा दिए। एक अधिकारी बोला सर ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पे आया था, उसका पीए, उन्होंने मेरे पैसे कटवा दिए, ओम प्रकाश धनखड़ ने मेरा ये कर दिया, ओम प्रकाश धनखड़ ने मेरा वो कर दिया। तो क्या वास्तव में ये चल क्या रहा है? ओम प्रकाश जब एक पीए ने उसका काम रखवा लिया तो वो किस हस्ती से एमएलए है? एक पीए उसके काबू में नहीं आया तो इस्तीफा दे अपने घर और कोई संभालेगा? वो जनाब अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए, अपनी असफलता छुपाने के लिए, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए झूठे आरोप लगा रहा है, झूठ बोल रहा है। ओम प्रकाश धनखड़ 5 साल तक मंत्री रहा, उसकी ये नीति थी जीवो और जीने दो। इसने आरोप लगाया उसके ऊपर कि 1600 करोड़ रुपए वो लेकर आया है। 1600 करोड़ की तो इन्होंने मान ली, बल्कि वो 1600 करोड़ नहीं और कई हजार करोड़ रुपए बादली विधानसभा में अप्रोच रोडों पर, खेत खलियान में, पक्के रास्ते कराने में, धाने पक्के, बहुत सारा उसने जो मुख्यमंत्री है उनसे भी ज्यादा ग्रांट लगवाई है। लेकिन मेरे को कुछ लेना देना नहीं ओम प्रकाश धनखड़ जी। लेकिन जो सच्चाई है वो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, अपने भाइयों तक और हरियाणा प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इसका तो वो काम है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद कुछ कर नहीं सका, हर मोर्चे पर असफल रहा, झूठ बोलने से बाज नहीं आया। और जितना समय रिलायंस के दफ्तरों में मंथली उगाने में, भ्रष्टाचार फैलाने में, सेटिंग करने में लगा दिया, इतना अगर गांव गांव घूम कर राम राम भी करता तो ये आज हालत नहीं होती। क्या आज नाम सुनना नहीं चाहते लोग? बीजेपी भी नहीं देंगे तो बीजेपी अरे रोका क्यों नहीं उन लोगों को? वो किसको? एक विधायक तो है यहाँ से भ्रष्टाचार करा, बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस। जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होगा वो दूसरों को क्या रोकेगा? अरे मैं कह रहा हूँ 25 करोड़ का हिसाब दे, तो बीजेपी तो आरटीआई लगाएंगे। हाँ दे, श्वेत पत्र जारी कर, ये 25 करोड़ में लिया और इस गांव में इतने लगाए, इस गांव में इतने लगाए, इस गांव में इतने लगाए। धनखड़ के साहब आप आज काफी उग्र से, बिल्कुल नहीं, आज कुछ ले किसी भी सूरत में नहीं, कभी अप डाउन। अरे भाई साहब बिल्कुल ये भी मोहब्बत, ये रस कैसे टपक रहा है शर्मा जी आपके जबान ये पे? मैं सच्चाई, सुर बदले सच्चाई प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्या बात है कि एक झूठा आदमी बादली विधानसभा के 36 बिरादरी के लोगों की आंखों में धूल झोंक कर एमएलए बनने में सफल हो गया। और जो धूल झोंक के, बिल्कुल, अरे सर वोट दिए लोगों ने, आप धूल झोंक के कैसे बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ ना, वोट तो धूल झोंक के लेना, झूठ बोल के, बरगला कर लोगों को, बहका कर लोगों को, पथ भ्रमित करके नौजवानों को। वो कैसे? झूठ बोलता रहा, शराब बांटता रहा, अलूल जलूल बातें करता रहा, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। आज बादली तहसील में जाकर पता कर लो जनाब के कितने गुर्गे वहां भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। बादली तहसील के अंदर चले जाओ, आप एक इंटरव्यू ले लो आम आदमी का, जाओ आप देखो आप तो और सुनो। हाँ। एक रिलायंस के एजेंट के रूप में बादली विधानसभा का एमएलए काम कर रहा है। आज 70-75 हजार रुपए गज जमीन बेच रहा है रिलायंस वाला। तो क्या हमारे किसान भाइयों ने जिन्होंने जमीन नहीं बेची और अपनी जमीन रख ली और मेहनत मजदूरी के बलबूते पे अपने बच्चों का लालन पालन पोषण कर रहे हैं, उस जमीन में मेरे सौंदी गांव और पेड़पा गांव में बोल रहे बाईपास निकालूंगा, वो रिलायंस से मिली भगत करके ना गांव की कोई डिमांड है ना जरूरत है।
उसको रिलायंस तो दिखाई दे रहा है, जो 30, 35, 40 हजार रुपए गज की जमीन है उसमें से तो वो रोड निकलवाना चाहता है, क्योंकि रिलायंस वाले से मिली भगत है। मिली भगत इसलिए है कि जो सेक्टर काट रहा है और किसानों की जमीन ने उसका रास्ता रोका, उसकी एक्टिविटी करने के लिए, अपनी एक दूसरे से रास्ता मिलाने के लिए रिलायंस वाले को उस जमीन की जरूरत है, तो उस जमीन को एक्वायर भी नहीं हो सकती वो, और बेचते भी नहीं किसान। तो इसने कहा इस बेस की कीमती जमीन में मैं बाईपास निकलवा देता हूं। सरकार किसकी? संधिकार पेड़ पे का। सुनो, सरकार ये वहां गया, उन्होंने कहा आप एक बार एमएलए से प्रस्ताव रखवा दो, हम उसको मंजूर कर लेंगे। इसको कहने से पहले जवाब आ गया, कहा ठीक है ये रोड हम मंजूर करते हैं। अगर इसको ये कहता है कि ओम प्रकाश धनखड़ को पुपड़िया दिखाई नहीं दिया, फलाना गांव दिखाई नहीं दिया, मैं ये पूछ रहा हूं तेरे को रिलायंस तो दिखाई दिया, तेरे को गुबारा आए दिन दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट होते हैं, उसके बाईपास को कितनी जरूरी है गुबारा का बाईपास, नहीं दिखाई दिया। बुपड़िया गांव के बीचों बीच व्हीकल निकलते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती है, नहीं दिखाई दिया। डावड़ा गांव के बीचों बीच व्हीकल निकलते हैं, नहीं दिखाई दिया। सुबाना गांव को बहुत अर्जेंट जरूरत थी बाईपास की, नहीं दिखाई दिया। सिर्फ आपको दलाली और कमीशन और रिलायंस दिखाई देता है, हल्का बादल ही दिखाई नहीं दिया। झूठ बोलने में लिप्त रहे, जितना टाइम रिलायंस के दफ्तरों में और सेटिंग करने में लगा दिया, अगर बादल हल्के के गांव गांव चले जाता, हाथ भी जोड़ करता, कुछ ना करता, तो आज इतनी दुर्दिशा नहीं होती। आज देखना चुनाव आने वाला है, घुसने नहीं देंगे गांव में लोग। हमारे साथ नरेश शर्मा पूर्व विधायक बादली से बने हुए खास बातचीत में, और साफ सुर बदले बदले लग रहे हैं और सब कुछ बदला बदला लग रहा है। आज जो ही चौटाला पार्टी को छोड़ा नहीं, कहीं न कहीं इनके सुर और इनकी जबान से कहीं के रस टपकता नजर आ रहा है। दोस्त दोस्त नहीं रहा, प्यार प्यार नहीं रहा। साहब क्या बात है, धनखड़ के साहब आज अच्छी ट्यूनिंग में बात कर रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आया। आप आग उगलते थे, क्या बात। मैं सामूहिक प्रोग्राम या कहीं पर भी, भाई वो भी यहाँ का विधायक रहा, मैं भी जनप्रतिनिधि 36 बिरादरी के आशीर्वाद से रहा हूँ, और 36 बिरादरी के रहमो करम पर ही राजनीति चली है। गरीब घर का बच्चा था, गरीब आदमी था। मैं को सामूहिक में कुलदीप जी भी मिलते हैं, धनखड़ जी भी मिलते हैं, दीपेंद्र जी भी मिलते हैं, संजय जी भी मिलते हैं, और भी जो मेरे अन्य साथी हैं राजनीति से संबंधित, हरेंद्र जी भी मिलते हैं, और भी जो नौजवान राजनीति कर रहे हैं, कुलदीप जी वो भी मिलते हैं, और दीपेंद्र जी। हाँ, पीपीपी ग्रुप, पीपीपी तो जी हो गया है, वो तो जी क्या, कुलदीप नहीं, सामाजिक शिष्टाचार को तो निर्वाह करना चाहिए जी, और वो तो है जो है, उसमें क्या है, मैं को फिर थोड़ी गया हूँ जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि एक दूसरे की जो सामूहिक प्रोग्राम होते हैं मिल जाते हैं। मैं चुनाव होने के बाद एक दिन बर्थडे था ओम प्रकाश धनखड़ का, उन्होंने मेरे को व्यक्तिगत फोन किया था। उस दिन से आज तक 4.5 साल में अगर मैं उससे व्यक्तिगत कहीं मिले आऊंगा तो मेरे को गंगा जी मां औलाद की कसम खवा लो, बांट दो दिन और मान से। ठीक है, पिता पुत्र लिमिटेड कंपनी दीपेंद्र हुड्डा की फोन का है मेरा, वो भी आज क्या बात है, ये कहते थे ट्यूनिंग, ये मेरा फोन है, इसकी कॉल डिटेल निकलवा लो, को भी जीवन में बात हो रही है उससे, ले जाओ। तो क्या बात है, ये नहीं बस पहली बार मैदान में आके, और आप जैसे बड़े बड़े तुरम खा थे उनको कहीं न कहीं मैदान में पछाड़ दिया, और मेरे तो वो सुन, सब कुछ शोहरत दौलत है, और आपसे सब, आप जो नेता हैं सबसे ऊपर चले गए तो दर्द होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जब था, सबके जबान पे नाम है, क्या बात, मैं जब था तो वो लड़ा और वो भी हार गया, मैं भी हार गया, फिर क्या रोल रह गया बताओ। और वो पद पे है, जनप्रतिनिधि है, उसका दायित्व है, उससे हम जवाब तलब कर सकते हैं, तो वो है हमारा दायित्व और उसका फर्ज है जवाब दे वो, और उसको कहेंगे पद पे है, और जिस दिन पद पर रहेगा हम तो नाम भी नहीं लेवा। क्या बात है। हाँ, पीपीपी, हाँ, पिता पुत्र लिमिटेड कंपनी, हाँ, है नहीं, आपने कहा नहीं जीतेंगे, धूल कौन मना कर रहे हैं, 3.5 लाख से जीत के, जनता का फैसला है। क्या बात है, फैसला ये मुड़ गया सराखों पर, जनता का फैसला। रहम आया दिल में ना, रहम का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। शर्मा जी, हाँ जी,
आप बहुत अच्छे नेता हैं, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता नेता हैं, कार्यकर्ता नेता रह चुके 2 बार, कार्यकर्ता और जमीन से जुड़े आम इंसान के पास जाते हैं, बैठते हैं सामान्य आदमी की तरह नेता थे। जब भी आपने कहीं लाव लश्कर नहीं रखा, कोई क्राइटेरिया नहीं किया, कभी पुलिस से दल बल के साथ नहीं चलते थे, ऐसे ही रहते थे उस समय। मेरे को तो 5 कमांडो लोगों के पीछे में 5 कमांडो मिल रहे थे एनएसजी के मेरे को। हाँ, लोग और मैं उनको कहता था भाई एक भाई मेरे साथ कहीं जाना आना, परिचय दे दे, कोई छोटी मोटी बात हो तो उतर के बता दे, तो रहो, बाकी अपने घर काम करो, कोई जरूरत नहीं मेरे को। शर्मा जी, दुख कुछ ज्यादा नहीं हुआ ना? अरे 5 साल हमने मेहनत की, ग्राउंड तैयार किया, और ऐन मौके पे आके आप कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने वादा किया था चुनाव लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे, धरती इधर से उधर हो सकती है, इनेलो पार्टी इंटरव्यू में कहा था। हाँ। चुनाव लड़ने का मैंने कभी दावा नहीं किया जी। मैं बार बार बता रहा हूँ, क्या अभय सिंह चौटाला ने त्याग और बलिदान का परिचय दिया किसान आंदोलन में, कोरोना महामारी में, हमेशा ही उसमें क्षमता है, और चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चला, और चौधरी देवीलाल के हम पुराने भगत रहे हैं और पार्टी में भी रहे हैं, और मेरे पिताजी पदाधिकारी भी रहे इनेलो पार्टी के, रामनारायण फौजी। मेरा 24 साल गुड़िया खाप यही आबाद है भगवान की कृपा से। किसी भी नागरिक से आप जाकर पूछ सकते हो कि भी पंडित जी कौन सी पार्टी में थे। मैं सन 1991 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और संत हरद्वारी लाल बड़े पढ़े लिखे महान नेता थे वो संत जी, उनके साथ ये बादली जलसे में आए थे, वाह विवाद हो गया था, मैं इनकी तरफ हो गया और मैंने इनकी हेल्प करी, वहां से मैं जुड़या और 30 साल उनके साथ था। और संघर्ष काल में बुरे टाइम में, अब तो पता ना कौन कौन कांग्रेसी होगी, लेकिन जब वो संघर्ष की शुरुआत थी, पहली सीढ़ी थी, उससे और मुख्यमंत्री बनने तक साथ दिया। शर्मा जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 50, 60? ना, मेरी तो 60 तो ऊपर है। तो अभी 2 मौके और पड़े आपके पास चुनाव लड़ने के। स्वस्थ को मद्देनजर रखते हुए तो 3 है, त्याग देंगे तो स्वस्थ को मद्देनजर रखते हुए तो 3 है, 3 मौके हैं। तो इसलिए आपने आपकी बार त्याग कर दिया, ओम प्रकाश धनखड़ को जिता देंगे, उनकी मदद कर देंगे, ऐसा ही है कुछ ना? मैं स्पष्ट कह चुका कि मेरे को कोई लेना देना नहीं है किसी से भी। मेरे को अगर कोई लेना देना है तो अपने तीसा और गुड़िया खाप, जो वो फैसला लेंगे, या कोई सी भी राष्ट्रीय पार्टी जिसका वजूद हरियाणा प्रदेश की राजनीति में वो टिकट देगी, तो राजनीति से ऊपर उठकर और अपने भाईचारे के फैसले पर फूल चढ़ाऊंगा। 36 बिरादरी में कोई भी हो और तन मन धन से मदद करेंगे। गुलिया खाप कहती है आप चुनाव लड़िए तैयार है? 100%। कहती है निर्दलीय लड़िए तैयार है? 100%। ये कहेंगे कूड़ में बैठ जाओ चुपचाप, 100%। ये कहेंगे धूप में खड़ा हो जाए एक टांग पर, 100%। और पूछो आपके अलावा हाँ बादली विधानसभा क्षेत्र में सबसे अच्छा किस नेता कार्यकाल है? किस बहुत सारे नौजवान है, प्रतिभावान है, तो मैं किस नेता का कार्यकाल अच्छा मानते हो जो अच्छे काम करके गए आपकी 2 योजना छोड़ के? चौधरी धीरपाल सिंह का। थैंक यू। क्यों? था बहुत शरीफ आदमी था, महान व्यक्तित्व था, शराफत उसके घट घट में समाई हुई थी, रग रग में समाई हुई थी, और हाथ जोड़कर राजनीति की और लोगों की जनता की राजनीति की, और जनता का प्यार भी उनको बेशुमार मिल लिया। 5 बार विधायक बनाए, और जनता से भी उनका बहुत ज्यादा लगाव था। जनता के आदमी थे, रूट लेवल के थे। सबसे बुरा कार्यकाल किसका मानते हो आप? कुलदीप वत्स का। क्यों? झूठा, नंबर 1, बकवासबाजी, झूठी घोषणाएं, हर गांव में पैसे बोले, किसी में जा नहीं रहे। 25 करोड़ का घोटाला कर दिया। कांग्रेस पार्टी की जो वोट बिकी है, क्रॉस वोटिंग हुई है, संदेह के दायरे में सारे एमएलए साथ गए थे, जनाब अलग गए थे। सबसे भ्रष्ट, सबसे घटिया, सबसे बोगस एमएलए कुलदीप वत्स, आज तक का बादली विधानसभा का। चलते चलते राजनीति हटके बात करें, क्या पूरे हरियाणा में ब्राह्मण बिरादरी है? क्या उनका वास्तव में एक प्रधान होना चाहिए? क्या लगता है अलग अलग जो धड़े बने हो आपकी नजर में? प्रधान हो तो 36 बिरादरी को, 36 बिरादरी का सभी प्रधान अलग अलग है। 36 वो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारे गुड़िया खाप के जो प्रधान है वो किसी जाति समुदाय से हो। अब नौगामे का प्रधान पंडित ब्रह्मानंद जी थे, हमारे ताऊ जी, चाचा जी, वो बना रखे थे, वो ब्राह्मण थे और जाट बहुल क्षेत्र है। मैं एमएलए बना दिया। हमारी ब्राह्मण कौम की 7000 वोट थी कुल, और मैं वोट लेकर बन रहा 36,000 और 2 बार
और 2 बार, 1 बार इंडिपेंडेंट। और आज तक का जो विधानसभा का जो चुनाव है, सबसे ज्यादा प्रतिशत वोटों से जीतने वाले का भी सौभाग्य मेरे को प्राप्त है। और इंडिपेंडेंट होते हुए आज तक जो विधानसभा में हरियाणा की, मतलब से हरियाणा बना है, सबसे ज्यादा बोलने का, सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने का और सबसे ज्यादा प्रहार करने का, लोक हितों की बात उठाकर पक्ष विपक्ष अपनी पार्टी के भी खिलाफ बोल जाता था कई बार, वो सबसे ज्यादा ऑन रिकॉर्ड कटवा के देख लो, आपके भाई का है रिकॉर्ड वो भी। सर मैं रिकॉर्ड है। चलते चलते हम आपसे छोटी सी बात और करना चाहेंगे। हमारे साथ नरेश शर्मा, पूर्व विधायक बादली से चलते चलते को जानने की कोशिश करते हैं। चौटाला पार्टी को अलविदा कर दिया, इनेलो पार्टी को। 1 विकेट इन लोग का और गिर चुका। पहले ही जेजेपी के ऊपर आपत्ति, दूसरे इनेलो पार्टी में भी ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि मायावती के साथ अलायंस है। क्योंकि इनेलो पार्टी आज अपने दम पे चुनाव लड़ने में भी सक्सेस नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हें भी मायावती का साथ लेना पड़ रहा है। और हरियाणा में आने वाले समय में क्या होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? फाइट 2 पार्टियों में, बाकी किसी पार्टी में नहीं है। आप पार्टी छोड़ के जरूर आए हैं, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगा 2 पार्टी के अलावा कुछ लग रहा है, क्या होने हो जा रहा है? और बादली विधानसभा क्षेत्र से क्या रहेगा, क्या लगता है? देखिए, मुंगेरी लाल के सपनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दोनों पार्टियां सीएम बना के सोती है। आज मैं ये कड़वा सच्चा हकीकत से परिचित कर रहा हूं कि आज 50-50 पे खड़ी हैं दोनों। बिल्कुल सही। लेकिन जिस दिन से लोकसभा का चुनाव हुआ है और सैनी साहब मुख्यमंत्री बने हैं, उस दिन से कई जन कल्याण की योजनाओं पर अमली जामा पहनाया गया है। शरीफ आदमी है, रवैया सॉफ्ट है इनका, सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं 54-55 विधायकों को लेकर गया था, मैंने उनसे मिलने का टाइम मांगा, तो मैं सोच रहा था भाई सुबह का देगा, डटना पड़ेगा, कल का देगा, आज शाम का देगा। तो उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया, कहाँ हो आप विधायक जी? मैं जी हरियाणा भवन में हूँ। बोले आप 20 मिनट में आ जाओ, मिल लो। हम गए तो वह खुला दरबार था, अंदर गाड़ियां गई, 5 कमांडो हमारे को लेने आए, सीधी अंदर सीएम शूट में गाड़ियां गई और वहां बैठ के बीच में और सारी हमारी बातें सुनी। और वो बोले जी मैं इस पर पूरे प्रयास करूंगा आपकी बातों को अमली जामा पहनाने की। तो आज कई जन कल्याण योजनाएं आ गई हैं, मेरे को बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है, जिससे हम जनता के सीधे टच में रहते हैं। डेली किसी न किसी गांव में जाते हैं, डेली एक दिन भी ऐसा नहीं जो हम नहीं जाते किसी न किसी भाईचारे के पास मिलने। आज जनता का रुझान ये हो गया है कि भी ये जो मुख्यमंत्री है, ये सैनी साहब भला आदमी है और ये सीधा संवाद है और जन कल्याणकारी है, ये कर रहा है। अगर लोकसभा से तुलना करोगे तो ग्राफ बीजेपी का उठा है, डाउन नहीं गया। हो सकता है मैं आप चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये बता दीजिए। मैं ये नहीं कर रहा, फिर मेरे से इंटरव्यू लोगे आप कहोगे उस दिन मना कर रहा। ठीक है, मैं अपने भाईचारे के खाप के रहमो करम पर है और मैं दीन और ईमान और धर्म से बता रहा हूँ। गुलिया खाप जो अगर टिकट आया दोनों पार्टियों में से जो वजूद रखती है, 36 बिरादरी को किसी से द्वेष भावना नहीं है। मेरे ऊपर मेरी खाप का जो एहसान है वो मैं 7 जन्म लेकर भी नहीं उतार सकता। मैं ऋणी हूं और मैं ये चाहता हूं सारा तो नहीं उतर सकता, 150 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम वजन मेरा उतरे। मैं त्याग और बलिदान का परिचय दूं और अपने भाइयों के फैसले पर फूल चढ़ाऊं। और जो भी 36 बिरादरी में हमारा भाई बेटा भतीजा चाचा हो या ताऊ टिकट लेकर आवे, उस सीट ने जीता और बचे हुए गांवों को बताओ भाई खरते 2 बदेली इनके मार पे मेरी रिकवरी कर दो। हाथ जोड़ाएंगे, जोड़ी फंसा रहा है, पकड़ाएंगे भी जरूरत होगी। तो गुलिया खाप कहीं ना कहीं फैसला करेगी। उसके बाद शर्मा जी कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, 2 पार्टी में कौन सी टिकट देगी उनसे तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। आप विधायक बने या कोई और बने, मैं पार्टी का टिकट नहीं मांगता। नहीं, आप पूरी बात ध्यान से नहीं वो सुनी। गुलिया परिवार में, गुलिया परिवार में जो कहेंगे वो ठीक है। अब मुझे बताइए, आप विधायक बने और विधायक बने 2-2.5 महीने बाद, सबसे पहले काम क्या होना चाहिए आपकी नजर में? अब सबसे पहले काम, नशे का प्रचलन हो गया दिल्ली बॉर्डर पर। हम जो आदमी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, खुद नशा बिकवाते रहे, खुद आज भी जिनका दामन पाक साफ नहीं है, भ्रष्टाचार के जो संदेह है, जो लिप्त है, जो आ रहे हैं प्रमाण भ्रष्टाचार में लिप्त होने के, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। और हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र
बढ़ने की बयानबाजी करते हैं, ढकोसला करते हैं, झूठी बयानबाजी, झूठी सारी बात उनकी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले नशा मुक्त, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल हो और शिक्षा के उचित पद बनो और बिजली पानी की व्यवस्था हो। नशे की बातचीत कर हम इंटरव्यू कर रहे थे कुलदीप रस को, उन्होंने कहा कि मैंने लगभग 50 गांव में जाके बाकायदा नशा बंद करवाया है और गुंडों को जेल के अंदर करवाया है और मुझे मेरी जान का भी खतरा, कुछ नहीं मारे तो नशा नहीं बिकने दूंगा। और का दूसरा जन्म मिल लिया, क्या हो गया था भाई? खांसी खुर्रे कोरोना दुनिया को है, मेरे भी हुआ था। पुनर्जन्म क्या हो गया होगा बताइए? साबी नदी में डूब गया था वो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कौन से 50 गांव में गया? एमएलए बने पीछे 50 गांव देखे नहीं, आज तक गया ही नहीं। लोग बाट जो तेरे बड़ी बड़ी झूठ बोल कर रहा था, जो होमगार्ड में नहीं लग सकता उन्हें इंस्पेक्टर बनाया था, थपकी दे देता, कांधे पर हाथ धर देता, बोले अरे 2 स्टार होने चाहिए थे, तू रख दिया। अरे मन ने क्यों रख दिया? उड्डा गिरते पे अंदर के हाथ में पावर थी, बाबू बेटे लाया करते, बाबू बेटे लिस्ट लिया करते, जी का नाम काटता वे काटते, जी ने लाते वे लाते। हम तो डाकिया थे, हम तो माध्यम थे, अपने भैया का मान सम्मान कराया, आंगली पकड़ के चल से को कंध बैठ दिया। जब भी सुहा हाथ पकड़ लेते, लड़ लेते, 4 दिन पीछे आ जाते, फिर छाती के लग जाते। अगर मेरा व्यवहार अपने भाइयों के प्रति अच्छा नहीं रहा और मैं चुनाव लड़ू या ना लड़ू तो मेरा जूतेबारी होगा जब। थैंक यू। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपसे बातचीत किया, आपका कीमती समय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ नरेश शर्मा खास बातचीत में बने होते। मैं फिर चलते चलते बता देता हूँ, चौटाला पार्टी को अलविदा कह दिया, छोड़ दिया है। आज इन्होंने इनेलो पार्टी के साथ 4.5 साल से लगातार ये कंधे से कंधे मिला के चले, मुखर होकर विरोध किया विपक्षी पार्टियों का। इन्होंने जहां इनको जरूरत हुई, चौटाला परिवार को, पार्टी को, उस समय ये खड़े होके बोले और बेधड़क होके बोले। आपने सबने सुना होगा, क्योंकि शर्मा जी बोलते और वक्ता भी बहुत अच्छे। कहीं न कहीं चौटाला पूरे परिवार की, चाहे जेजेपी हो चाहे चौटाला इनेलो पार्टी हो, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चलते चलते आपसे एक सवाल हो करना चाहेंगे, क्या वास्तव में ही नरेश शर्मा को बादली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए? अगर लड़ना चाहिए तो कौन सी पार्टी से लड़ना चाहिए? आपकी राय में नरेश शर्मा कितने % चुनाव जीत सकते हैं या फिर नहीं जीत सकते, या आपकी क्या राय है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।